आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का अपना अगला लेक्चर। हम लोगों ने अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री में जस्ट जो पिछला टॉपिक खत्म किया है वो स्टीरियोकेमिकल रिलेशन था। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपने आप में एकदम नया टॉपिक है जिसका नाम है ऑप्टिकल बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑप्टिकल बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस टॉपिक को हम सीखने जा रहे हैं और इस टॉपिक से एक न्यूमेरिकल फिक्स रहता है जो कि नेट गेट के एग्जाम या कभी कभी आईआईटीएम के एग्जाम में न्यूमेरिकल आंसर टाइप में पूछा जा सकता है। तो हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। फिर हम यहीं पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होते हैं और लीवो रोटेटरी क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हैं, उसके साथ ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होते हैं और लीवो रोटेटरी क्या होते हैं। इसको समझने के बाद हम एक बार फिर से बात कर लेंगे कि आखिरकार पीपीएल क्या होता है, जिसका मैंने फुल फॉर्म आप लोगों को बताया था बहुत अच्छे से। जो पीपीएल होता है वह स्टैंड करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसकी बात कर लेंगे थोड़ी सी। फिर हम लोग आगे जब मूव करेंगे तो यहाँ से हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है ऑप्टिकल रोटेशन। कि आखिरकार ऑप्टिकल रोटेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में जानेंगे, क्या होता है ऑप्टिकल रोटेशन। इसी के साथ साथ हम एक और रोटेशन पढ़ेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि आखिरकार स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, क्या ये ऑप्टिकल रोटेशन ही है, अगर है तो क्या इसी कंडीशन में है। ये सब बातें समझेंगे। जैसे ही हमारे पास ये सारे टॉपिक हो जाएंगे हम एक टॉपिक और लेके आ जाएंगे, एनेंशियोमेरिक एक्सिस। एनेंशियोमेरिक एक्सिस, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को ही मुझे यहाँ पर समझाना है और फिर जब हम ये सब पढ़ लेंगे तो हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है वो यही सब है। एक तो रोटेशन और एनेंशियोमेरिक एक्सिस की आखिरकार इनमें रिलेशन क्या है, रिलेशन है भी या नहीं है, ये सब बातें करने वाले हैं। और जो आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा वो न्यूमेरिकल भी आपसे यहीं से आने वाला है, जहाँ पर ऑप्टिकल रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन का सहारा लेंगे और एनेंशियोमेरिक एक्सिस का सहारा लेंगे। इससे मिक्स बनेगा। बहुत आराम से इत्मीनान से एक ही करके टॉपिक को समझने की कोशिश करिए। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। मैं आप लोगों से पूछूं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है तो हम बोलेंगे सर ऑप्टिकल आइसोमर्स वह सभी होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं या डेविएट करते हैं, इधर क्लॉकवाइज और इधर एंटी क्लॉकवाइज। उन्हीं को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। और ये जो पूरा फिनोमेना है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब सवाल आता है कि सर डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है, लीवो रोटेटरी क्या है। तो हमने बात की है अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेविएट करेगा, अगर पीपीएल जो है हमारे पास डेविएट होगी, या तो वो क्लॉकवाइज होगी, बिल्कुल सही बात है, या तो वो क्लॉकवाइज होगी या फिर क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। यही तो हमने पढ़ा था, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर एक टर्म और जानना जरूरी है, एंटी क्लॉकवाइज को ही हम बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज को ही हम बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। न्यूमेरिकल के टाइम आपको हेल्प करेगा। तो जो क्लॉकवाइज है इसका मतलब ये होता है हमारे पास प्ली प्लस और ये होता है डी, इसका मतलब होता है हमारे पास माइनस और इसका मतलब होता है एल। बस ये जो आपका मोड ऑफ रोटेशन है उसी को समझाने के लिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी नाम रख दिया गया है। इसका शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है। अगला आता है
क्या हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी को कॉन्फ़िगरेशन से समझा पाएंगे? मतलब RS निकाल के क्या हम बता पाएंगे कोई डेक्स्ट्रो है क्या लीवो है? तो एक बात समझना, इनको हम कभी भी कॉन्फ़िगरेशन निकाल के नहीं बता पाएंगे। इनको सिर्फ निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पोलरिमेट्री एक्सपेरिमेंट। जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो जो आपका कायरल सॉल्वेंट है, कायरल मीडियम, जब पास करोगे उसको PPL से, या तो वो क्लॉकवाइज करेगा तो D होगा और एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो L होगा। आप सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन निकालने से कभी नहीं बता सकते। तो इनका कोई भी लेना देना, मैं फिर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इनका कोई भी लेना देना R एंड S से बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी इसका मतलब इनके साथ निकालने की कोशिश मत करना, ठीक है। RS निकालने का तरीका अलग होता है और ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, हम कभी भी मॉलिक्यूल को देखकर नहीं बता पाएंगे। हाँ, यदि एक मॉलिक्यूल जो कि क्लॉकवाइज कर रहा है उसको अगर हम मान लेते हैं तो जो उसका सामने मिरर इमेज जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है वह एंटी क्लॉकवाइज करेगा। इसीलिए हम इनको DL पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? DL पेयर। और DL पेयर को ही खास नाम दे दिया गया है एनाइसोमर का। DL पेयर को ही खास नाम दे दिया गया है एनाइसोमर का। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हमारे पास आता है PPL। तो मैंने आपको बताया था PPL, अगर किसी एक ऑर्डिनरी लाइट को आप निकोल प्रिज्म से पास करोगे तो पहले ऑर्डिनरी लाइट में क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन में होते हैं। जब आप निकोल प्रिज्म से पास करोगे तो कंपोनेंट सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में आएगा। तो बस उसी लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट एक तरीके से, है ना। उसके बाद ये टॉपिक आ चुका है कि सर ऑप्टिकल रोटेशन क्या है। तो आइए सबसे पहले अपन हेडिंग ही डाल लेते हैं कि आखिरकार ऑप्टिकल रोटेशन क्या है। अगर हम ऑप्टिकल रोटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। किससे करते हैं? अल्फा से। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑप्टिकल रोटेशन होता क्या है। आपने पहले देख रखा है, ये आपके पास इस तरीके से क्या है, यहाँ पर ऑर्डिनरी लाइट है, मतलब PPL लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट से ये बन चुकी है। जब आप इसको पास करते हो थ्रू कायरल मीडियम, कायरल मीडियम बोले तो आपके पास कोई भी सब्सटेंस रहा होगा। जब आप इसको पास करोगे आपको दो तरीके बिहेवियर देखने को मिलेंगे, या तो ये इस तरीके से अल्फा एंगल से यहाँ जाएगा, या फिर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, या तो अल्फा एंगल से यहाँ जाएगा। ठीक है, ये जो आपके पास मोड ऑफ रोटेशन आ रहे हैं इसी को हम ऑप्टिकल रोटेशन का नाम देते हैं। याद आ रहा हो तो अल्फा से इसको डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ में आ चुकी है। तो अगर हम इसके बारे में किसी डेफिनेशन लिखना चाहें, हम बोलेंगे ये एंगल ऑफ रोटेशन होता है, एंगल ऑफ रोटेशन व्हेन chiral medium, when optically active substance, when optically active substance passing through plane polarized light, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उम्मीद करता हूँ आपको ऑप्टिकल रोटेशन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। क्या होता है ऑप्टिकल रोटेशन? ये एंगल ऑफ रोटेशन है जब हम किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को PPL लाइट के थ्रू पास करते हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय अल्फा। ठीक है, अब ये जो आपका ऑप्टिकल रोटेशन है ये डिपेंड्स करता है वेरियस फैक्टर से, डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर। अब आखिरकार कौन कौन से वेरियस फैक्टर हैं जिस पे आपका ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड करता है? तो सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं पाथ लेंथ। दूसरा होता है हमारे पास कंसंट्रेशन। तीसरा होता है हमारे पास टेम्परेचर। चौथा होता है हमारे पास वेवलेंथ। ये सब फैक्टर्स होते हैं
जिस पे आपका ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड करता है। पाथ लेंथ, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, वेवलेंथ, इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब एक बात और होती है, जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वह लीनियरली रिलेट करता है एक तो कंसंट्रेशन के साथ और एक लेंथ के साथ। आइए हम उस बात को समझते हैं और वहीं से हम डिफाइन करेंगे कि आखिरकार स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है। तो आइए अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। देखो, हमारे पास जो अल्फा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, और हमारे पास जो अल्फा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू लेंथ ऑफ ट्यूब होता है। इस बात को आपको सबसे पहले याद करना है। सबसे पहली बात, यहाँ पर अल्फा का मतलब क्या है? यहाँ पर अल्फा का मतलब ऑप्टिकल रोटेशन है। अब यहीं पर अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ कि यहाँ पर सी क्या स्टैंड करता है, सी होता है कंसंट्रेशन ऑफ कायरल सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है। ऐसे ही L आपके पास क्या है? L है आपके पास लेंथ ऑफ ट्यूब इन डेसीमीटर। अब अगर मैं यहाँ से दोनों ही, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, ऑन कंबाइनिंग बोथ 1 and 2, अगर 1 and 2 को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या जाएगा? अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये अल्फा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। और यहाँ से आपके पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, और वह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपके पास कुछ इस तरीके का रहेगा, C इंटू L। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। बोलिए, क्या ये बात समझ में आ रही है? अब अगर हम क्या ले लें, इफ कंसंट्रेशन को हम 1 ग्राम पर ml ले लें एंड लेंथ को हम 1 डेसीमीटर ले लें, तो हम यहां से क्या बोलेंगे? अल्फा लैम्डा टी इज इक्वल टू अल्फा। मतलब ये जो आपके पास आया है ये एक तरीके का ऑप्टिकल रोटेशन ही है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वह स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, और यहाँ पर वेवलेंथ है वह लेते हैं 589 नैनोमीटर, सोडियम लैंप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके पास आ चुका है इसका नाम पड़ जाता है स्पेसिफिक रोटेशन। इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। अब यदि हम स्पेसिफिक रोटेशन को डिफाइन करें तो किस तरीके से डिफाइन करने वाले हैं आप बताइए। यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन ऑफ अल्फा लैम्डा टी, मतलब इसी को हम स्पेसिफिक रोटेशन कह रहे हैं, या फिर कभी कभी इसको हम ऐसे भी दर्शा देंगे अल्फा डी। दोनों ही तरीके से इसको दर्शाया जा सकता है। डी मतलब क्या है? जो सोडियम लैंप आप यूज करते हो उसकी जो हाईएस्ट इंटेंसिटी लाइन होती है वो डी लाइन होती है 589 नैनोमीटर में, इसलिए वहां पे डी ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं, मैं बोलूंगा स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है? ये ऑप्टिकल रोटेशन होता है। ऑप्टिकल रोटेशन पासिंग थ्रू optical rotation passing through PPL when 1 gram per ml concentration of solution of chiral molecule and 1 decimeter tube length is taken। उस समय जो आपके पास ऑप्टिकल रोटेशन आता है उसी को हम स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं। तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है? ये एक तरीके का ऑप्टिकल रोटेशन ही होता है जो कि
कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर ml और डेसीमीटर 1 डेसीमीटर लेंथ उसकी रखेंगे तब हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक बहुत प्यारा सा रिलेशन आता है इन दोनों के बीच में, और इस रिलेशन को आपको याद रखना है जो कि न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है। रिलेशन होता है अल्फा लैम्डा टी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन सी इंटू एल, ये आपके पास होता है। ठीक है, जहां पर आपको जो सी लेना है वो किस में लेना है, ग्राम पर ml में लेना है, और जो लेंथ लेनी है वो किस में लेनी है, आपको डेसीमीटर में लेनी है, और अल्फा तो आपका ये डिग्री में दिया ही होगा इस तरीके से, तो रिजल्टेंट भी जो यूनिट आ जाएगी वो आपको डिग्री में आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये बात आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, दो बातें सीखी, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है और स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है। अब एक बात और सीखते हैं, एनेंशियोमेरिक एक्सिस क्या होता है, और फिर देखते हैं इनका रिलेशन एनेंशियोमेरिक एक्सिस के साथ किस तरीके से है, और फिर हम अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आखिरकार एनेंशियोमेरिक एक्सिस क्या होता है। तो एक बार सबसे पहले हम हेडिंग लिख देते हैं, एनेंशियोमेरिक एक्सिस। देखो, अगर याद करो तो जब मैं आपको स्टीरियोकेमिकल रिलेशन पढ़ा रहा था तो उस समय ये वाला टर्म आया था और मैंने आपको बोला था इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो ये वही टर्म है ना, वही टर्म को आप समझाने की बारी आ चुकी है। एनेंशियोमेरिक एक्सिस क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर क्या है, एनेंशियोमर्स है। अब बातों को ध्यान से समझते जाना, मेरे पास एनेंशियोमर्स हैं, और अगर मैं एनेंशियोमर्स का जो पेयर है वह इक्वल अमाउंट में लेता हूँ, एक तो आपका फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगी, और अगर मैं क्या करूं इस बार कि जो एनेंशियोमर का पेयर है वह मैं अनइक्वल अमाउंट में ले लूं। जब मैं इक्वल अमाउंट में एनेंशियोमेरिक पेयर लेता हूं तो उस समय जो मेरे पास कॉन्सेप्ट जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ये बात मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छे से समझा दी थी। लेकिन जब हम अनइक्वल अमाउंट में लेंगे तो अनइक्वल अमाउंट में क्या होगा, एक एनेंशियोमर ज्यादा बच जाएगा, और जो एनेंशियोमर ज्यादा बच जाएगा उसी को हम नाम दे देते हैं एनेंशियोमेरिक एक्सिस, या फिर इस ही टॉपिक का हमारे पास नाम होता है ऑप्टिकल प्योरिटी। एक तो होता है ऑप्टिकल डेंसिटी जो कि केमिकल काइनेटिक्स में आप लोग पढ़ते हो, और ये है ऑप्टिकल प्योरिटी। तो सिंपल सा, जब हम एनेंशियोमेरिक पेयर को अनइक्वल अमाउंट में लेते हैं, ठीक है, तो उस समय जो हमारे पास मेजर एनेंशियोमर होगा, जो ज़्यादा मात्रा में एनेंशियोमर होगा, उसी के रिस्पेक्ट में हम टर्म डिफाइन करते हैं ऑप्टिकली प्योर या एनेंशियोमेरिकली प्योर। एनेंशियोमेरिकली प्योर। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग चुका होगा कि आखिरकार एनेंशियोमेरिक एक्सिस किस समय की बात है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहीं पर अगर मैं बात रख लूं, सॉल्यूशन कंटेनिंग सिंगल एनेंशियोमर, a solution containing single enantiomer said to be optically pure और एनेंशियोमेरिकली प्योर। बिल्कुल सही बात है, ये बात आपको समझ में आ रही है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इस तरफ मैं लेता हूं परसेंटेज ऑफ डी, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, इस तरफ मैं लेता हूं परसेंटेज ऑफ एल, या फिर इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, और यहां पर हम लेते हैं ई। हम लोग एनेंशियोमर एक्सिस को किससे दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं, और इसको हमेशा हम परसेंटेज में ही रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज में ही दर्शाते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं एक टेबल बनाता हूं, यहां पर बहुत सिंपल सी टेबल होगी और आपको सारी बातें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहां पे मैं टेबल बनाने जा रहा हूं, ठीक है।
मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं 100% डी का ही ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं 100% डी का ही ले लेता हूँ। तो जब मैंने सिर्फ एक 100% डी का ले लिया, इसका मतलब परसेंट ऑफ एल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, एनेंशियोमेरिक एक्सिस है किसके रिस्पेक्ट में है, हमेशा जो एनेंशियोमेरिक एक्सिस होता है वह मेजर कंपोनेंट या मेजर एनेंशियोमर के रिस्पेक्ट में होता है। तो हम बोलेंगे यहां पर एनेंशियोमेरिक एक्सिस या ये ऑप्टिकली प्योर, आप कुछ भी कह सकते हो, एनेंशियोमेरिक एक्सिस या ऑप्टिकली प्योर, हम बोलेंगे 100 है विथ रिस्पेक्ट टू डी, विथ रिस्पेक्ट टू डी आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू डी की जगह आप यूज कर सकते हो प्लस, कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। प्लस का मतलब ही क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को दर्शाने के लिए हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी का सहारा लेते हैं। मान लो अगर हम यहाँ पे 80% लेते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर आपने यहाँ 80 लिया है तो L कितना हो जाएगा, 20। अब एनेंशियोमेरिक एक्सिस कितना है तो आप खुद सोचो, इसका 20% इसके 20% के साथ रेसिमिक मिक्सचर बना देगा तो कितना बचा, 60। तो हम यहाँ बोलेंगे ये एनेंशियोमेरिक एक्सिस 60 है विथ रिस्पेक्ट टू डी, अभी भी विथ रिस्पेक्ट टू डी है, और 60% आपका एनेंशियोमेरिक एक्सिस है, ऑप्टिकली प्योर है। इस बात को अच्छे से समझो, अगर ये आपने 80 लिया तो ये 20 है, ये 20 इस 20 के साथ मिलकर रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा, और रेसिमिक मिक्सचर बनाने के बाद इस पर कितना बचेगा, 60। तो जो 60 है वो क्या है, एनेंशियोमेरिक एक्सिस है या ऑप्टिकली प्योर एनेंशियोमर है, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं यहां पर लेता हूं 60, तो यहां पर कितना होगा, 40। तो ये 40 इस 40 के साथ रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा, कितना बचा, 20। तो हम बोलेंगे यहाँ पर 20% आपका एनेंशियोमेरिक एक्सिस है विथ रिस्पेक्ट टू डी। अभी भी विथ रिस्पेक्ट टू डी ही चल रहा है, क्योंकि जो मेजर कंपोनेंट होगा हमेशा उसी के रिस्पेक्ट में एनेंशियोमेरिक एक्सिस आता है। अब मान लो मैं यहाँ पर 50 ले लेता हूँ, तो ये भी कितना होगा, 50। अब ये 50 इस 50 के साथ मिलकर क्या बनाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0%। इस बार कोई भी एनेंशियोमेरिक एक्सिस नहीं बनेगा। तो सिंपल सी बात ये समझ लो, जब जब रेसिमिक मिक्सचर का कॉन्सेप्ट होगा, जब 50% यूज करोगे, 100% रेसिमाइजेशन आप कह सकते हो, तो उस समय कोई भी एनेंशियोमेरिक एक्सिस नहीं होता। और अगर आपको याद हो, यहाँ पर अगर रेसिमिक मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है तो मैंने बताया था, क्या बताया था, कि इसके लिए जो आपका एनेंशियोमेरिक एक्सिस होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। याद करो वो वाला पॉइंट जब मैंने रेसिमिक मिक्सचर पढ़ाया था। अब मान लो इस समय आप लेते हो 40, तो ये कितना है आपके पास, 60। तो अब आप फिर से समझो, ये 40 इस 40 के साथ मिलकर रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा, तो इस पे कितना एक्स्ट्रा 20 बच रहा है। तो हम बोलेंगे 20% क्या है, एनेंशियोमेरिक एक्सिस है, लेकिन इस बार है विद रिस्पेक्ट टू एल। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में है, ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर हम बात करते हैं 30, तो यहाँ पर कितना है, 70, क्लियर है। तो ये 30 इसके 30 के साथ रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा, कितना बचेगा, 40। तो हम बोलेंगे 40 है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इस बार क्या हो जाएगा, एल। इसमें मान लो हम 20 लेते हैं, यहाँ पर कितना होगा, 80। तो यहाँ पर ये 20 इस 20 के साथ मिलकर रेसिमिक मिक्सचर, तो कितना बचेगा, 60। तो यहाँ पर एनेंशियोमेरिक एक्सिस 60 है विद रिस्पेक्ट टू एल। अब मान लो ये आपके पास 0 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 100। तो यहाँ पर 100% एनेंशियोमेरिक एक्सिस है विद रिस्पेक्ट टू एल। तो इस टेबल से आपको उम्मीद करता हूँ बहुत हद तक बहुत सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। एनेंशियोमेरिक एक्सिस का फंडा क्या है, एनेंशियोमेरिक एक्सिस का मतलब क्या है। सिंपल सा मतलब ये समझो, यदि आपके पास 2 बोतल हैं एनेंशियोमर्स की, ठीक है, और दोनों बोतल अगर बराबर आप एक थर्ड बोतल में मिला रहे हो, बराबर इक्वल अमाउंट में, तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। लेकिन अगर आप थर्ड बोतल में एक एनेंशियोमर थोड़ा ज्यादा डालोगे और एक थोड़ा कम डालोगे, तो उसका जो कम वाले का जो पार्ट होगा इस ज्यादा वाले के साथ, वो तो रेसिमिक मिक्सचर बना देगा, लेकिन जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा उसी को हम नाम दे देते हैं एनेंशियोमेरिक एक्सिस या फिर ऑप्टिकल प्योरिटी, जिसको ई से डिनोट करते हैं, और ये अपने आप में बताता है, इसको परसेंटेज में ही दर्शाते हैं, ठीक है। अब एक अगर फॉर्मूला मैं बनाऊं यहां पर, तो ई होता है आपका मेजर माइनस माइनर। इस फॉर्मूले को याद रखना, ये तो ऐसा फॉर्मूला है जो आप नहीं भी बनाओगे तब भी यहां से निकल के आ रहा है। जैसे मान लो मुझे यहां पर इस वाले केस में एनेंशियोमेरिक एक्सिस बताना, मुझे नहीं पता, यहां पर कितना है, 80, कितना है 80, तो 80 मेजर हो जाएगा, और माइनर कितना हो जाएगा 20, तो 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा 60। बस यही तो हम कर रहे हैं सब केस में। तो एक तो फॉर्मूला ही हो गया, लेकिन इस फॉर्मूले से काम नहीं चलने वाला। मैंने क्या बोला, हमें रिलेशन चाहिए किसके बीच में, ऑप्टिकल रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन का, इसके साथ एनेंशियोमेरिक एक्सिस के साथ।
जब वो रिलेशन आ पाएगा तब मैं आपको जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जो CSI नेट में आ रखे हैं या जैम में कभी पूछे जाने के चांसेस बनेंगे वो आपसे सॉल्व हो पाएंगे। तो हम उन रिलेशंस को समझते हैं, रिलेशंस को याद कर लेना एज इट इज, और फिर मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करवाता हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला रिलेशन। देखो हमारे पास हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है अभी तक, एक तो हमने ऑप्टिकल रोटेशन और इसी के साथ हमने पढ़ा है स्पेसिफिक रोटेशन। अब इन दोनों ही टॉपिक को हमें रिलेट करना है एनेंशियोमेरिक एक्सिस के साथ। ठीक है, तो यहां पर जो आपके पास फॉर्मूला बनता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर आपको उस फॉर्मूले को याद करना है और उसी फॉर्मूले से हमारे आने वाले समय में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो कंप्लीट होंगे। देखो सबसे पहला फॉर्मूला ये है कि जो आपके पास एनेंशियोमेरिक एक्सिस कह लो या फिर ऑप्टिकल प्योरिटी जो होती है वो होती है बराबर ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रोटेशन इंटू 100। ये है आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या होता है, एनेंशियोमेरिक एक्सिस या फिर ऑप्टिकल प्योरिटी जो होती है वह बराबर होती है ऑब्जर्व्ड रोटेशन। आपको दिया होगा वहां पर क्वेश्चन में, ऑब्जर्व्ड है ना, ऑप्टिकल रोटेशन ही होता है, वहां पर दिया होगा एक्चुअल रोटेशन फॉर प्योर एनेंशियोमर, एक्चुअल रोटेशन फॉर प्योर एनेंशियोमर इनटू 100। अब आप लोगों को तो दोनों फॉर्मूला देखने पर एक ही लग रहा होगा, लेकिन ये एक नहीं, दोनों फॉर्मूले अलग अलग फॉर्मूले हैं, जिसमें से ये वाला फॉर्मूला कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल बन जाता है जब हम दूसरा फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर अगर मैं एक बात बता दूं तो एक बात का ध्यान रखो, ये जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब हमारे पास सिर्फ एक ही का रोटेशन दिया हो, या तो R का या फिर S का, लेकिन जब हमारे पास मिक्सचर का रोटेशन दिया होता है तब उस समय पे हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यही फॉर्मूले आपके यूज होने वाले कुल मिला के। एक तो सबसे पहला फॉर्मूला वो वाला जहां पे स्पेसिफिक रोटेशन ऑप्टिकल रोटेशन से रिलेट करते थे, अल्फा डी स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल टू अल्फा अपॉन सी इनटू एल, और बाकी ये दो फॉर्मूले, इन तीन फॉर्मूले से ही आपके जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन है वो सब कवर होने वाले हैं। अब बस मेरे साथ साथ एक एक क्वेश्चन पर ध्यान देना जो मैं सिखाना चाहता हूँ। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, 28 मिलीग्राम मेंडेलिक एसिड वॉज डिजॉल्व्ड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले आप है ना अंडरलाइन लगा करो जो जो आपको दिया हुआ है। 28 मिलीग्राम दिया हुआ है, डिजॉल्व्ड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल, एंड द सॉल्यूशन वाज प्लेस्ड इन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, पोलरीमीटर सेल, एन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ -4.35 डिग्री। देखो वॉज मेजर्ड मतलब 4.35 डिग्री टू द लेफ्ट। ऑप्टिकल रोटेशन बताया हुआ है, ऑप्टिकल रोटेशन बताया हुआ है आपको यहाँ पर एट 20 डिग्री सेल्सियस विथ लाइट ऑफ 589 नैनोमीटर। देखो वहां पर जो मैंने टेम्परेचर लिखा है वो 25 डिग्री सेल्सियस लिखा है। 20 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड होता है वहां पर, मेन जो स्टैंडर्ड होता है, लेकिन आप उससे इतना ज़्यादा रूबरू नहीं हो इसलिए मैंने वहां पर 25 लिख दिया था। मेन 20 होता है, ठीक है, वो कोई टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं है, वहां से कुछ आपके नंबर नहीं कटने वाले, कुछ बातें नहीं होने वाली, बस आपको समझाने के लिए बताया था कि स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। कैलकुलेट स्पेसिफिक, इसका आपका कोई रोल नहीं है, इस चीज का कोई रोल नहीं है, तो वहां पे स्पेसिफिक रोटेशन कंडीशन थी। कैलकुलेट स्पेसिफिक रोटेशन, तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले मुझे बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा। क्वेश्चन पढ़ के जब भी आप ये मानो यार, अगर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपको ये फिजिकल केमिस्ट्री का अप्रोच चाहिए। जिसकी फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं है टेंशन मत लो,
मैं आपको क्वेश्चन करने का अप्रोच सिखाना चाहता हूँ। जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते समय पेशेंस रखा करो, एक एक चीज पर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया करो। जैसे मैंने इन सभी चीजों को अंडरलाइन लगाया, धीमे धीमे स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अब आपसे बोला स्पेसिफिक रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन दिया है, तो सीधा एक फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए, और वो फॉर्मूला क्या है आपके पास, अल्फा डी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन सी इंटू एल। यही फॉर्मूला है आपके पास, बोलिए ये फॉर्मूला है नहीं है? देखो अल्फा डी निकालना है आपको, बिल्कुल सही बात है, अल्फा डी हमें क्या करना है, निकालना है। अल्फा पता है क्या, हाँ बिल्कुल पता है, -4.35 डिग्री, ठीक है। अगर आपका ऑप्टिकल रोटेशन माइनस में है तो स्पेसिफिक रोटेशन भी वहीं पर होगा उसी तरीके से। तो यहाँ पर इस वाले केस में क्या हुआ, अब कंसंट्रेशन लिखने किस में था, ग्राम पर ml में था, और लेंथ किस में था, डेसीमीटर में था, ठीक है। तो क्या आपको कंसंट्रेशन 28 मिलीग्राम इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, सबसे पहले आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। आप जब इसको चेंज करोगे तो आप 28 मिलीग्राम लिख सकते हो, 28 इंटू 10⁻³ ग्राम इन, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, हमें पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 ml के बराबर होता है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इन 1 ml, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है, कोई कन्वर्जन नहीं करना। तो ये तो आपके पास होगी कंसंट्रेशन। लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ यहाँ पर आपके पास हो जाएगा क्या, 1 डेसीमीटर, क्योंकि हमें पता है 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। ये बेसिक बातें हैं कन्वर्जन्स की जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब इसको एज इट इज यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा डी इज इक्वल टू -4.35 डिग्री अपॉन 28 इंटू 10⁻³ ग्राम पर ml इंटू 1। जब आप सॉल्व करोगे इसको तो समथिंग आ जाएगा -155.35 डिग्री, ऐसे कुछ इस तरीके का कुछ आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर देना आप। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कुछ भी टिपिकल नहीं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आपको बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ये कन्वर्जन। हमेशा अगर आपके ऐसे न्यूमेरिकल में दिक्कतें होंगी तो उसका मेन जो वजह होता है वो कन्वर्जन होता है। आइए ऐसे कुछ और क्वेश्चंस को अपन प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए अब हम इन क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं। हम लोगों ने अपना थ्योरी वाला पोर्शन पूरा कवर कर चुका है, ऑप्टिकल बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड। अब हम न्यूमेरिकल पोर्शन पर आ चुके हैं। तो अराउंड मैं आपको 15 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जिसमें से मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवा दिया है। 15 क्वेश्चंस में आप हर एक क्वेश्चन को वैल्यू दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकालिएगा, और इसके लिए कोई अलग से असाइनमेंट देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहीं पर मैं बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा दूंगा, चाहे वो आपके जेईई एडवांस, जेईई मेंस लेवल से रिलेटेड हो या फिर आपके नेट गेट के लेवल से रिलेटेड हो। सारे तरह के एग्जांपल्स को मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड। सबसे पहले अंडरलाइन लगा लो, ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड ऑफ कंसंट्रेशन इन 100 मिलीग्राम इन 1 ml ऑफ वाटर एंड मेजर्ड इन अ क्वार्ट्ज ट्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ was -3 डिग्री। द स्पेसिफिक रोटेशन, तो आपको यहाँ पर भी क्या निकालना है, स्पेसिफिक रोटेशन निकालना है। और ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड मतलब आप ऑप्टिकल रोटेशन की बात कर रहे हो, तो वो कितना है, -3 डिग्री है। तो पहली बात तो फॉर्मूला एक बात तो पक्का है, क्या होगा, अल्फा डी इज इक्वल टू यहाँ पर अल्फा अपॉन सी इंटू एल। ये फॉर्मूला आपके पास, आपको निकालना क्या है, अल्फा डी। तो पहले बताओ अल्फा यहाँ पर क्या है, -3 डिग्री है कि नहीं है, बोलिए। कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है, तो ध्यान से देखो 100 मिलीग्राम दिया है, तो आप पहले 100 को इंटू 10⁻³ ग्राम करोगे, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्राम पर ml होता है, और यहाँ पर आ जाएगा 1 ml। बोलिए बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ तो लेंथ इसमें कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। यहीं पर आप आके फंस जाओगे। इसको हमें किस में लेना होता है, इसको हमें डेसीमीटर में लेना होता है। तो कन्वर्जन सीखते हैं। 10 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 डेसीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 1/10 डेसीमीटर होगा। ऐसे ही 5 सेंटीमीटर कितना होगा, 1/10 इंटू 5। तो आप बोलोगे 0 पॉइंट निकालो, आप इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, 5 1/2, तो ये हो जाएगा 0.5 डेसीमीटर। बस खत्म हो गया। अब इस वैल्यू को पूरा पुट करो, तो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा डी इज इक्वल टू -3 डिग्री अपॉन सी कितना है
100 इंटू 10⁻³ ग्राम पर ml इंटू 0.5 डेसीमीटर, यही तो है आपके पास। जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा -60 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा आपके पास स्पेसिफिक रोटेशन का। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, बस आपको यूनिट कन्वर्जन का यहाँ पर ध्यान देना है और कुछ नहीं। वही सेम फॉर्मूला, वही सेम बातें, वही सेम यूनिट कन्वर्जन आपको करना पड़ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कैलकुलेट द ऑप्टिकल रोटेशन। इस बार आपको ऑप्टिकल रोटेशन निकालना है। इफ स्पेसिफिक रोटेशन इज 20 डिग्री, आपको यहाँ पर 20 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन दिया है, प्लस में दिया हुआ है स्पेसिफिक रोटेशन 20 डिग्री, एंड परसेंटेज ऑफ डी एंड एल आइसोमर्स 90 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। तो देखो यार 90 वाला डी है मतलब प्लस है, तो यही क्या होगा, मेजर होगा, तो ऑप्टिकल रोटेशन भी किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा एक तरीके से। अब सबसे पहले बात समझो यार, यहाँ क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें कंसंट्रेशन और लेंथ तो दिया ही नहीं है, तो ये वाले फॉर्मूले की बात ही नहीं करेंगे। तो हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, एनेंशियोमेरिक एक्सिस इज इक्वल टू ऑप्टिकल रोटेशन, साफ साफ जिसमें आ रहा था, और उसमें नीचे की तरफ स्पेसिफिक रोटेशन भी आ रहा था, अरे आ रहा था क्या, और इनटू क्या था 100, ये फॉर्मूला था आपके पास। आपको निकालना क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन आपको निकालना है। ये आपको दिया हुआ है 20 डिग्री, 100 पता ही है। अगर एनेंशियोमेरिक एक्सिस और पता चल जाए तो ऑप्टिकल रोटेशन निकल जाएगा, और एनेंशियोमेरिक एक्सिस के लिए आपको 90 और 10 दिया है। तो याद करो एनेंशियोमेरिक एक्सिस मैंने क्या बताया था, मेजर माइनस माइनर, यही तो बताया था। मेजर कौन सा है 90, माइनस माइनर कौन सा है 10, कितना जाएगा 80 आपका क्या हो जाएगा एनेंशियोमेरिक एक्सिस। वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल टू ऑप्टिकल रोटेशन इंटू 20 इंटू 100। इसको काटोगे पूरे को तो यहाँ से ऑप्टिकल रोटेशन आपका कितना आ जाएगा 16 डिग्री आ जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो कितने आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है एकदम अच्छे से, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है क्या नहीं लगाना। एनेंशियोमेरिक एक्सिस आपने निकाल लिया, एनेंशियोमेरिक एक्सिस मुझे कैसे समझ में आया, डी और एल की बात कर रहा है ना, और परसेंटेज भी दे रहा है, तो वहीं से एनेंशियोमेरिक एक्सिस का फंडा आ गया। तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक आप इस लेक्चर में एक बार चीजों को समराइज करो अच्छे से। सबसे पहले मैंने आपको ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में बताया, उसी से रिलेटेड मैंने स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में बताया। स्पेसिफिक रोटेशन एक तरह का ऑप्टिकल रोटेशन ही है, जहां पर आपको एक फॉर्मूला याद कराया था ये वाला, जहां पे कंसंट्रेशन ग्राम पर एमएल में होगा और लेंथ डेसीमीटर में होगा, बस। फिर मैंने आपको आगे बढ़ाया, एनेंशियोमेरिक एक्सिस के बारे में बताया। यदि हम एनेंशियोमर्स को अनइक्वल अमाउंट में लेते हैं तो एक एनेंशियोमर ज्यादा बच जाएगा, वह जो ज्यादा एनेंशियोमर बच रहा है वही एनेंशियोमेरिक एक्सिस वाली बात होती है, जिसको हम ऑप्टिकल प्योरिटी भी कहते हैं। तो ई होता है मेजर माइनस माइनर। फिर हमारा ऑप्टिकल रोटेशन वगैरह से एनेंशियोमेरिक एक्सिस के साथ रिलेशन था, जहां पे दो फॉर्मूले निकाले। एक फॉर्मूला तो आपके पास ये है, और एक फॉर्मूला और होता है ऑब्जर्व्ड रोटेशन, जहां पर मिक्सचर का दिया होगा अपॉन एक्चुअल रोटेशन फॉर प्योर एनेंशियोमर इनटू 100। ठीक है, तो ये सब बातें हम अब नेक्स्ट लेक्चर में भी करने वाले हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।